जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली कंडक्टेड बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर में आए हुए कुछ शानदार क्वेश्चंस की। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा। मैंने भी क्वेश्चंस को देखा तो इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। तो आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा और आप देखिएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप बैचेज की डिटेल्स चाहते हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पॉलिटी का है, आर्टिकल 31B के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आर्टिकल 31 की बात करें तो समझ लेते हैं आर्टिकल 31 को। तो आर्टिकल 31 ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी था। जैसा कि आप जानते हो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है राइट टू प्रॉपर्टी का वो एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में लिस्टेड था, बट अमेंडमेंट करके इसे हटा दिया गया था। 44th अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट 1978 में, और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। सो प्रेजेंटली आर्टिकल 31 रिपील्ड है। अगर आर्टिकल 31A की बात करें तो आर्टिकल 31A हमें समझना है मेजरली, देन हम बाकी के आर्टिकल एक एक करके समझ लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या था, पहले आप ये समझिए आर्टिकल 31 तो राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। मान लो गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती है तो उस बेस पे ज़मींदारी वगैरह अबॉलिश करना या जो बड़े बड़े स्टेट्स थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेना, ये वाली चीज़ तो आर्टिकल 14 का भी वायलेशन कर देती है 31 के साथ साथ। जमींदार कोर्ट जाकर ये कहते कि ये लॉ तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी कैसे ले सकती है। तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लॉज चैलेंज हुए कोर्ट में। इसी वजह से आप सोचो दोस्तों 1951 में ही पहला अमेंडमेंट हो गया, और पहले ही अमेंडमेंट में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था इसमें ही आर्टिकल 31A को इंसर्ट किया गया। 9th शेड्यूल के केस में आप देखोगे जब इसे तो और ज़्यादा आपको ये समझ आएगा। आर्टिकल 31 एक सील्ड था, एक प्रोटेक्टिव सील्ड था फॉर सर्टेन टाइप ऑफ गवर्नमेंट लॉज। तो यह आर्टिकल 31A क्या कहता है ब्रॉडली कि सर्टेन लॉज डीलिंग विथ लैंड और स्टेट्स and related matters cannot be declared unconstitutional because they violate fundamental rights। समझ आ रही है आपको बात? जस्ट बिकॉज कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इस बेस पे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे नहीं डिक्लेयर दे सकते हो। और ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, ऐसे तो हर एक जो जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन है या जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारे मुद्दे तो अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि हर कोई यही कहेगा कि तो राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। तो ये वाली चीज़ वजह से लाई गई थी दोस्तों, और ये हम सब पढ़ते हैं आर्टिकल 31A के कॉन्टेक्स्ट में। और बट एक बात जरूरी है आपको और भी समझनी है, ऐसा नहीं है आर्टिकल 31A हर तरह के लॉ को प्रोटेक्ट कर देगा। जो मुद्दे बेसिकली स्टेट्स के एक्विजिशन से जुड़े हुए हैं या फिर जो प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लो लैंड रिफॉर्म एक्ट गवर्नमेंट लेके आती है और इसमें यह कहा गया कि लार्ज जमींदारी स्टेट्स को एक्वायर करेगी गवर्नमेंट और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो जमींदार इसे चैलेंज करेंगे कि ये लॉ तो मुझे डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, यानी मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, सिर्फ मेरी ज़मीनें जैसे एक्स्ट्रा है तो उसे क्यों लिया जाएगा। तो इस वजह से आर्टिकल 14 एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, और इसी वजह से आर्टिकल 31A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए, बट 31B इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, तो बाकी आर्टिकल्स भी हम समझ लेते हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो 9th शेड्यूल के बारे में ये डेफिनेटली आप समझते हो कि उसका क्या लॉजिक था 9th शेड्यूल के पीछे का। अगर हम बात करें आर्टिकल 31B की, तो आर्टिकल 31B ये कहता है कि सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन जो 9th शेड्यूल में प्लेस्ड हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये डायरेक्टली 9th शेड्यूल से जुड़ा हुआ है। 9th शेड्यूल में अगर कुछ रखा गया सर्टेन एक्ट वगैरह तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये आर्टिकल 31B। कैसे काम करता है ये देखो, अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड है तो
इसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? अगेन सेम लॉजिक, आप देखो इसे, मान लो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे स्टेट्स के पास बहुत ये लॉ इंट्रोड्यूस किए गए स्टेट्स के द्वारा कि जमींदारी को अबॉलिश किया जाएगा, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लैंड सीलिंग वगैरह इंपोज किए जाएंगे। पर ये सारे लॉ कोर्ट में धड़ल्ले से चैलेंज होने लगे, पर्टिकुलरली इस बात पे कि ये तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। तो इस वजह से आर्टिकल 31B क्या करता है, अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस्ड है तो आर्टिकल 31B उसे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है। फिर बाद में हालांकि IR कोयल्हो का जजमेंट आया 2007 में, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 9th शेड्यूल में लॉ डाले गए हैं 1973 के बाद, दे आर नॉट कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट आता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो 1973 के बाद जो लॉज डाले गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू उनकी हो सकती है, वो स्क्रूटनी से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, केशवानंद भारती के 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इस्टेब्लिश किया गया। तो अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उस केस में कोर्ट एग्जामिन कर सकती हैं। तो 9th शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीट इम्यूनिटी मिल गई है। अब एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए 31A क्या कहता है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट टेक्स ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय लॉ में। हो सकता है अगर आपका इसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ना रहा हो तो मुझे चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। 31A में जो बात कर रहा हूँ मैं, एक्विजिशन बाय द स्टेट्स की, दोस्तों फंडामेंटल राइट्स वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ और बहुत सारे PYQs भी हमने डिस्कस किए हैं बैच के अंदर, और ये वीडियो डेमो के रूप में यूट्यूब पे भी है, तो आप सर्च करके देख सकते हो। अभी हम आर्टिकल 31A की बात कर रहे हैं, एक्विजिशन बाय द स्टेट्स। इसका सिंपल मतलब ये है, द गवर्नमेंट टेक्स ओनरशिप कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय लॉ। मान लो एक्स कोई पर्सन है और इनके पास एक लार्ज पीस है एग्रीकल्चरल लैंड का। अब गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म को लॉ को पास करती है और ये कहती है, नाउ दिस लैंड विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक पर्पसेस। तो इस केस में जो ये टर्म है एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यही हुआ, यानी ओनरशिप ऑफ लैंड को गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। तो इसे क्या कहते हैं, एक्विजिशन बाय द स्टेट्स। तो यही चीज़ आर्टिकल 31A में है। आई होप आप समझ गए, ये तो बहुत आसान है ना। एक्विजिशन और कॉन्फिस्केशन में फ़र्क है दोस्तों। अगर कोई प्रॉपर्टी को पेनल्टी के रूप में ले लिया जाता है क्योंकि कुछ चीज़ का वायलेशन हुआ है तो वो कॉन्फिस्केशन होता है, वो जब्त होता है। बट एक्विजिशन क्या है, सिंपली अगर गवर्नमेंट कोई लॉ के तहत प्रॉपर्टी को ले रही हैं तो वो चीज़ एक्विजिशन कहलाती है। और एक्विजिशन में, फिर से बता दूं, एक्विजिशन में कंपेंसेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो लॉ को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला फ्रॉम सर्टेन फंडामेंटल राइट चैलेंजेस। देन आर्टिकल 31B है, ये तो बात करता है वैलिडेशन की, है ना। आर्टिकल 31B जो है वो मेजरली क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं लिख देता हूँ पूरा ही, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। यानी जो लॉ इंक्लूडेड है 9th शेड्यूल में, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड मेयरली बिकॉज दे वॉयलेट द फंडामेंटल राइट। देन इसमें ही आप IR कोल्हो ऐड कर लेना। IR कोल्हो का केस यही कहता है 2007 में जो आया था कि जो 9th शेड्यूल में लॉ ऐड किए गए हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू आफ्टर 1973। ठीक है, देन आर्टिकल 31C को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 31C क्या कहता है। आर्टिकल 31C में ओरिजिनली बात की गई है प्रोटेक्शन टू लॉज गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B एंड 39C।
ये जो प्रोविजंस है ना, ये मेजरली आर्टिकल 39B और 39C आपने पढ़ा होगा, इसमें बात की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ये 39B है। और 39C क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी केवल कुछ लोगों के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, ये वाली बात हमारे DPSP में देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 31C इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये ओरिजिनली उन लॉज को प्रोटेक्शन देता है जो लॉ आर्टिकल 39B और 39C को इफेक्ट में लाते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं क्योंकि संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो इसमें से एक बदलाव ये था कि आर्टिकल 31C को एक्सटेंड करने की कोशिश की गई ताकि वो सारे ही DPSP पे अप्लाई हो जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको मिनर्वा मिल केस में स्टक डाउन कर दिया। तो अभी जो आर्टिकल 31C का स्कोप है वो बस इन दो आर्टिकल्स के लिए, 39B और 39C के लिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों है, बिकॉज सारे DPSP को अप्लाई करना करेंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अगर आर्टिकल 39B और 39C को इफेक्ट में लाने के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 31C। तो ये सारी बातें हैं, और आप एक बार दोबारा देख लोगे वीडियो अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन आई हो तो, लेकिन अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 31B किससे जुड़ा हुआ है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एट्सेट्रा। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। तीसरा, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। और चौथा है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन C। हमने पढ़ा आर्टिकल 31B क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन की बात करता है ना। सर्टेन एक्ट एंड जो रेगुलेशंस हैं उनको वैलिड करने की बात करता है अगर वो 9th शेड्यूल में मेंशन है तो। बट आप जानते हो 9th शेड्यूल इज़ नॉट कम्प्लीटली इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे समझो कि कुछ, क्योंकि सर्टेन वर्ड यहाँ पे लिख रखा है ना, सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन को वैलिड ठहराने के लिए आर्टिकल 31B काम में आता है जो 9th शेड्यूल से जुड़े हुए हैं। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखो तो इसमें जो पहला है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, तो एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स की बात आर्टिकल 31A करता है। देन इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट, तो ये वाली चीज़ तो अबॉलिश हो गई, आर्टिकल 31 में थी। देन सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये वाली चीज़ आर्टिकल 31C में है ना। तो इस हिसाब से आंसर इज ऑप्शन C। शेड्यूल्स वाले टॉपिक जब मैंने आपको बैच के अंदर सॉल्व करवाए थे उनके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन 9th शेड्यूल पे थे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। 2018 में सिविल सर्विस में पूछा गया कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल सकता है। डेफिनेटली पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही है, बट दूसरा जो कह रहा है ना कि जो लॉ की वैलिडिटी है जो 9th शेड्यूल में डाली गई है इसको कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता, कोई जजमेंट नहीं लाया सकता। ऐसा नहीं है ना दोस्तों, IR कोल्हो का जजमेंट आया, इसमें यही तो कहा गया कि अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, भले ही वो 9th शेड्यूल में, फिर भी उस पर जजमेंट लाया जा सकता है और एग्जामिन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, राइट। बट हाँ वो 1973 के बाद वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। देन और भी क्वेश्चन है, जैसे वो हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछते ही हैं कि 9th शेड्यूल किस पर्टिकुलर ऐड किया गया, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, तो पहला ही अमेंडमेंट था हमारा, है ना। मतलब आप सोचो कि इतनी जल्दी अमेंडमेंट हो जाएगा, इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी किसी को, बट ये इंपॉर्टेंट था, नीड ऑफ द आवर था। 9th शेड्यूल में देखिए पूछा गया कि उस टाइम पे प्राइम मेंबरशिप कौन थे, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। देन यहाँ पे आप देखो कि किसके द्वारा ऐड किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, सिविल सर्विसेज का PYQ है। यहाँ पे आप देखो CDS में पूछा गया था 9th शेड्यूल के बारे में कौन सी बात गलत है ना। पहला कह रहे हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहे हैं जो एक्ट और रेगुलेशन 9th शेड्यूल में है सेल बिकम वॉइड, इस बात पे कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। फिर फायदा क्या हुआ, 9th शेड्यूल में यही कहा गया ना कि आप 9th शेड्यूल में जो लॉ रख रहे हो वो लॉ इस बात पे वॉइड नहीं हो सकते, इस बात पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकते कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ना। ये वजह देकर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ये बात के लिए ही लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट, इसी वजह से हुआ था। और 9th शेड्यूल में यही मेन बात देखने को मिली, तो ये तो गलत है, सेल नॉट बिकम वॉइड होगा, तो B गलत है, B हमारा आंसर है, ठीक है। इसके आप देखो तीसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एक्ट इंक्लूडेड 9th शेड्यूल। हाँ डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है ही, और IR कोल्हो की जजमेंट से पावर देखने को मिली है। तो इसके बाद कह रहा है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर कैन रिपील और अमेंड, यस ये बात भी सही है। बहुत सारे सवाल हैं। देन आप देखो ये पूछा गया कि कौन से शेड्यूल में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, है ना।
कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया बेसिकली, तो वो था 9th शेड्यूल। देन आप ये क्वेश्चन देखो, CDS 2015 में पूछा गया था 9th शेड्यूल के बारे में। पहला कह रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट को इंसर्ट करता है, सही बात है, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ये इंसर्ट हुआ था। दूसरा कह रहा है वो लॉ इसमें इंक्लूडेड है विच आर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। हाँ डेफिनेटली वही लॉ है ना, जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। बट ये कहना कि जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, ये बात गलत होगी। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करेगा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट इन जनरल ये बात सही है। तीसरा कह रहे हैं इट वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, नहीं ये तो पहला ही अमेंडमेंट था ना। दूसरा कह रहे हैं कि जो लॉ 9th शेड्यूल में है ये प्राइमरली नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से, नहीं ये तो लैंड वाले मुद्दे से है ना, तो इस वजह से चौथा भी गलत है। हमसे गलत पूछा गया है ना, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो आंसर होगा C 3 और 4। अगर आप ये देख लो तीसरा गलत है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते थे, 3 और 4 एंड 3, तो चौथा भी गलत होता है। ये क्वेश्चन देखो 9th शेड्यूल के रेफरेंस में JKPSC में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ही 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो एग्रेरियन रिफॉर्म है ना उसे इंश्योर किया सके। ये बात गलत है एक्चुअली, गलत इसलिए है क्योंकि 9th शेड्यूल को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है ना। नेहरू जी का कहना था असेंबली में ही कि अब डेफिनेटली आगे चांसेस बन सकते हैं कि हमें इस तरह के रिफॉर्म लेने पड़े, बट ये वाली चीज़ ऐड नहीं की गई थी ओरिजिनली, तो गलत आप हटा दो 1 वाला, तो आंसर बच जाता है B 2 और 3। पहला कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को कम करना एंड डिनायल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटी टू सिटीजन अंडर आर्टिकल 14। यस, तो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कम करने की बात देखने को मिल रही है। देन आफ्टर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2007 द नाउ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इज दैट एनी लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू कोर्ट स्क्रूटनी। डेफिनेटली ये बात सही है, IR कोल्हो जजमेंट की बात कर रहे हैं। इसका आप ये देखो, इसमें कह रहे हैं बहुत सारे सवाल है दोस्तों है ना जो 9th शेड्यूल से जुड़े हुए हैं, वो सब हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं है ना। देन अगर आप इस क्वेश्चन में ये देखो तो आंसर यहाँ पे तो B है, और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने डिस्कस की। 9th शेड्यूल के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। 9th शेड्यूल पे आए दिन क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली CAPF में भी एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही डिफिकल्ट सा था। उसमें उन्होंने पूछा था कि 9th शेड्यूल के बारे में आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा पर्टिकुलर लॉ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ये क्वेश्चन जैसे CAPF 2026 में पूछा गया था, इसमें कह रहे हैं कौन सा 9th शेड्यूल में एडेड नहीं है। तो अब 9th शेड्यूल में आई गेस 284 लॉज हैं अराउंड, तो आप सोचो इतने सारे लॉज तो याद रखना पॉसिबल नहीं है ना। और यहाँ पे क्या इन्होंने पूछा, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जनरल इंश्योरेंस एक्ट, कोल माइंस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो तो लास्ट एक्ट जो है वो अराउंड 1994-95 के आसपास ऐड किया गया था। एक वो तरीका। दूसरा तरीका ये कि जो 9th शेड्यूल है इसमें मेजर किस तरह के मुद्दे हैं, ये तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए मेजरली लाया गया था। मेन जो चीज़ एड्रेस करनी थी वो थी लैंड रिफॉर्म्स, पर बाद में बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक और नेशनलाइजेशन के लॉज भी ऐड कर दिए गए। पहला जो कह रहे हैं ना कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, तो ये वाला इकोनॉमिक रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये 9th शेड्यूल का पार्ट है और है भी 1969 का। देन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट जो है ये भी नेशनलाइजेशन का मुद्दा है, तो ये एडेड है 9th शेड्यूल में। देन कोल माइंस एक्ट, ये वाला भी जो जैसे गवर्नमेंट का टेक ओवर या फिर नेशनलाइजेशन है कोल माइंस के लिए, वो वाली चीज़ भी 9th शेड्यूल में एडेड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो ये तो पार्ट नहीं है ना, ये पार्ट नहीं है 9th शेड्यूल का, तो हम D के साथ जाएंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये तो मॉडर्न कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है ना। जब आप देखोगे 9th शेड्यूल को, इसमें पुराने वाले लॉज मेजरली जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से आंसर यहाँ पे D है। स्टिल अ वेरी टफ वन, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो तो आगे जो ये रिपीटेशन होता है अगर सेम क्वेश्चन का, तो आप फिर आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के बारे में है। पहला कह रहे हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम प्रोवाइड्स कैपिटल ग्रांट सपोर्ट अप टू 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर इकोनॉमिकली वायबल बट फाइनेंशियली अनवायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पहला वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा। देखिए हम इसमें एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। ये एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है जिसमें जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर हैं
ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होंगी तो रिस्क और रिटर्न भी शेयर होगा, है ना। और ये क्यों होता है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज वगैरह ये प्रोवाइड कर सके मिलके। जैसे मान लो हाईवे है या एयरपोर्ट है, पोर्ट्स है ना, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, वाटर सप्लाई है। इन मुद्दों में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में शेयर करते हैं। हालांकि जो पीपीपी है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्राइवेटाइजेशन अलग कॉन्सेप्ट है। पीपीपी में यानी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट जनरली इम्पॉर्टेंट रोल अपने हाथों में ही रखती हैं। तो ये है इस टर्म का मतलब, आसान टर्म है। देन एक और टर्म है इसके साथ ही जुड़ा हुआ, वो है वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच मे बी सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल बट नॉट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव इनफ फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। सोशली या फिर इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो ये डिजायरेबल है बट नॉट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव। फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब जैसे तो इसी का सॉल्यूशन है वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नमेंट इसी वजह से वीजीएफ नाम से आप समझो ना, गैप फंडिंग, इस गैप को ब्रिज करने के लिए वीजीएफ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जैसे इकोनॉमिकली वायबल और फाइनेंशियली अनवायबल जो चीज़ है ना, वो वीजीएफ कहलाती है। तो ये ना कोई लोन नहीं है, नॉर्मल लोन नहीं है ये एक तरीके का कैपिटल ग्रांट है। देन एक और टर्म क्या है, एक कमेटी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है पीपीपी अप्रेजल कमेटी। तो ये अप्रेजल या फिर अप्रूवल मैकेनिज्म है फॉर सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली ये जो कमेटी है ना, इनका काम क्या है, ये देखती है कि जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं पीपीपी के, जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हैं या नहीं, है ना। तो जो प्रोजेक्ट्स पास किए गए हैं पीपीपी में, उनको देखने का ये काम करती है, राइट। तो ये है इस कमेटी का मेजर काम। देन एक और चीज़ है इससे जुड़ी हुई, एक और टर्म है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, MCA। ये एक टेम्पलेट है, एक फ्रेमवर्क है कंसेशन एग्रीमेंट का। इसमें ना जो गवर्नमेंट या प्राइवेट पार्टी के ऑब्लिगेशंस कैसे होंगे, रिस्क एलोकेशन क्या होगा, या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसे होंगे, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन देखने को मिलता है। इसमें जैसे कह रहे हैं कि वीजीएफ स्कीम कैपिटल ग्रांट सपोर्ट देता है अप टू 20% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी परसेंटेज वाली या डेटा वाली जो चीज़ें होती हैं यूजुअली गलत होती हैं। तो यहाँ पे भी ये पहला स्टेटमेंट गलत है। 20 नहीं 40% की बात देखने को मिलती है। अदर सेक्टर प्रोजेक्ट्स में जो वीजीएफ है ये 40% तक हो सकता है ना, जिसमें से 20% मैक्सिमम सेंटर देगी और 20% स्टेट देगी। बट स्पेसिफाइड सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर सप्लाई का अगर कोई बात है, वाटर सप्लाई की अगर कोई बात है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, हेल्थ एजुकेशन वगैरह की, तो यहाँ पे ये 60% तक हो सकता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, ये सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे तो डेमोन्स्ट्रेशन या पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं हेल्थ और एजुकेशन में, उसमें तो 80% तक वीजीएफ मिल सकता है। तो बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी हजार करोड़ का कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं, तो ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली यूजफुल है, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, सोशल बेनिफिट्स जनरेट करेगा, बट ये तो फाइनेंशियली अनअट्रैक्टिव है। टोल रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, तो प्राइवेट कंपनी को रीजनेबल रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये तो बनाना नहीं चाहेंगी प्राइवेट कंपनी, तो गवर्नमेंट उस केस में वीजीएफ प्रोवाइड कर सकती है 200-300 CR का, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही होगा कि ये जो गैप है ना, ये जो गैप इन्हें मिल रहा था, मान लो 800 CR तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह से जनरेट कर रहे थे, बट ये जो गैप आया 200 CR का, ये ग्रांट प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बना देगा। इस वजह से इसे वायबिलिटी गैप कहते हैं।
तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है पीपीपी अप्रेजल कमिटी इज द एपेक्स बॉडी फॉर अप्रेजल ऑफ सेंट्रल सेक्टर पीपीपी प्रोजेक्ट। ये दूसरी बात सही है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स हैं सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, हाँ ये बात भी सही है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट ये देखिए क्लाइमेटिक टाइप और नेचर के बारे में आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको 2 लिस्ट हैं और मैच करना है GT त्रिवर्त क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं दोस्तों, कंफ्यूज करने की बस कोशिश की गई है। हम सब पढ़ते हैं कोपेन के बारे में, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है ना, ये ट्रेवर्थ बाद में आया था एक्चुअली। यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत इन्होंने लिखा है, TRE होगा, ठीक है, ट्रेवर्थ नाम है इनका। तो इन्होंने किस तरह से क्लासीफाई करा था, वेजिटेशन और टेम्परेचर के पैटर्न पे। कोपेन भी आप जानते हो इसी बेस पे इन्होंने करा था। थोड़ा सा बस फर्क ये है, इन्होंने इस चीज़ को और रिवाइज करने की कोशिश करी। जो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था उसमें क्लाइमेट को 5 मेजर ग्रुप में बांटा गया था, है ना, ABCDE। तो इन्होंने क्या करा, ट्रेवर्थ ने एक्स्ट्रा 2 कैटेगरी और डाल दी, ठीक है, F और H। तो इस वजह से ये ट्रेवर्थ के क्लासिफिकेशन और इसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। अब इसके बाद ये सब डिवीज़न आप समझ गए ना, थोड़ा सा डिटेल्ड सब डिवीज़न इन्होंने करा और कुछ ऐसा अलग से नहीं है। बस यही है कि यहाँ पे इन्होंने मीन मंथली टेम्परेचर वगैरह को यूज़ करा, तो समझ गए ना, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा बदल दी गई और इसे और ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश की गई। तो ये फ़र्क है। नाम था इनका ग्लेन ट्रेवर्थ, ठीक है, और ये कोपेन को तो NCERT में मेंशन है, तो ये हम सब पढ़ते ही हैं। यहाँ पे आप देखो तो AMW, AW, AS या BSSW ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने कुछ साल पहले वीडियो बनाई थी कोपेन पे, बैच में भी मैंने डिस्कस किया है कोपेन के बारे में। तो यहाँ पे आप सवाल देखो किस तरह के पूछते हैं। जैसे वो आपसे पूछेंगे बताओ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में किस तरह के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात है ना, CAPF में पूछा गया है। देन वो आपसे पूछ लेंगे कि आप बताओ ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसमें नॉर्थ बंगाल भी शामिल है, किस तरह का क्लाइमेट है ना, वो मानसून है, सब ट्रॉपिकल है, किस तरह का है। देन वो आपसे पूछेंगे वेजिटेशन, किन्होंने बताया कि ये ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का, है ना। देन ये कोपेन ने ग्रेट प्लेन्स में किस तरह के वर्ड्स यूज़ करे, है ना, उनके लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने ये आपको ट्रिक से याद करवाया। अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बैच में भी अगर आप हो तो ज्योग्राफी वाले लेक्चर को आप स्क्रॉल करना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी कोपेन की वीडियो। तो ये हमने मैप से ही याद कर लिया था, है ना। जैसे ये BWSW बहुत वार्म है वेस्ट, ऐसे करके कुछ हमने ट्रिक्स वगैरह बनाई थी। DFC अरुण KFC, है ना, अरुणाचल प्रदेश में DFC टाइप का। तो इस तरह से हमने स्टेट वाइज चीज़ें समझी थी और याद करी थी ट्रिक के थ्रू। तो इसमें जो AMW के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप देखो CWG सबसे ज़्यादा पूछते हैं, सबसे ज़्यादा CWG पूछते हैं, जो कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है, साफ तौर से हम देख पा रहे हैं। इसे मानसून टाइप कहते हैं विद ड्राई विंटर। विंटर कैसी होती है, ड्राई होती है, ठीक है, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। देन आप यहाँ पे देखो तो AW जो है ट्रॉपिकल सवाना के लिए है। AS जो है मानसून विद ड्राई सीजन इन समर, ये वाला रीजन है मेजरली, कोरोमंडल वाला। देन AMW है जिसमें मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमसे इन्होंने क्या पूछा, AMW ही पूछा है। तो AMW क्या है, मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। कौन सा रीजन है, बस वही पूछा है इन्होंने सिंपली। तो ये कौन सा रीजन है, ये केरला वाला पार्ट है मेजरली। तो नॉर्थ वेस्टर्न है क्या, नहीं। वेस्टर्न कोस्टल है क्या, नहीं। हाँ वेस्टर्न कोस्टल है, ऐसा कि साफ तौर से देख रहे हैं। थार डेजर्ट तो ये वाला रीजन ये भी नहीं होगा, नॉर्दर्न प्लेन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना। ये UKPSC से पूछा गया 2025 में। देन आप इस क्वेश्चन को देखो, ये तो और भी ज़्यादा आसान है ना। AMW सेमी एरिड स्टेपी टाइप, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मानसून या ट्रॉपिकल सवाना। तो AMW जो है ये मैच होगा ट्रॉपिकल मानसून टाइप से, ठीक है, मानसून टाइप है ये AMW। ये क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, अगर आप इन्हें प्रिपेयर ना करो तो फिर जो एग्जाम है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड लाइंस वाले क्वेश्चन है। तो AMW क्या है, मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। देन इसके बाद AW है, तो AW मैच होगा ट्रॉपिकल सवाना के साथ, AS मैच होगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट के साथ, और BSSW होगा सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। ये रहा BSSW स्टेपी क्लाइमेट, राइट। तो ये इसका आंसर ऑप्शन A है, 3, 4, 2, 1। और अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो कोपेन और इसके बीच, तो मैं फिर से बता दूं आपको कि जो ट्रेवर्थ है इनका जो क्लासिफिकेशन आया थोड़ा बाद में आया, 1966 में आया था ये। और इन्होंने कोपेन सिस्टम को ही रिफाइन करा, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर और वेजिटेशन पे और ज़्यादा फोकस किया। 7 ग्रुप क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया इन्होंने, जिसमें ह्यूमन सेंट्रिक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की गई। जैसे एग्रीकल्चर, हैबिटेशन, इनका क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे। जैसे इन्होंने कहा था ना, अब वेजिटेशन को समझना है तो क्लाइमेट को समझो, कोपेन ने यही कहा था। पर इस चीज़ को एक लेवल और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कि एग्रीकल्चर, हैबिटेशन, इनको भी हम समझ सकते हैं, राइट। तो ये इनका जो अप्रोच है ना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत
योगदान रखता है। इसी वजह से ह्यूमन ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ते हैं तो ट्रेवर्थ को पढ़ते हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ये चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा बात इन्होंने ऐड करी, वही ओसेनिक यानी जो एक और कैटेगरी है, और कॉन्टिनेंटल है ना, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये प्रोमिनेंट रिफॉर्मर, रिफॉर्म मूवमेंट को आपको मैच करना है, ये इसके ऑप्शंस हैं। जो पहला कह रहे हैं विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के एक्सपोनेंट थे और प्रैक्टिकल वेदांत की बात करते हैं स्पेसिफिकली। रामकृष्ण मिशन 1897 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, रामकृष्ण मिशन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो किनसे मैच होगा, ये वेदांत फिलोसफी के साथ मैच होगा, तो ए जाएगा 4 के साथ। देन दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने आर्य समाज को स्टैब्लिश करा था 1875 में। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर वाले सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं। तो आर्य समाज जैसा कि उनका मेन प्रिंसिपल था बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। आइडल वर्शिप को उन्होंने अपोज करा, हेरिडिटरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया गया। बहुत सारे जो सोशो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको भी, जो डेफिनेटली वेदास के कॉन्ट्ररी हैं, उन चीज़ों को भी हटाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे ये 3 के साथ मैच होगा। देन आरजी भंडारकर जी बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र से, और इन्होंने प्रार्थना समाज के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रार्थना समाज डील करता है मोनोथिज्म के साथ, जिसे एकेश्वरवाद कहते हैं। सोशल रिफॉर्म की बात करता है, विडो रीमैरेज, एजुकेशन, कास्ट रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, इन चीज़ों में इनका अहम योगदान है। तो सी मैच होगा 2 के साथ। देन राजा राम मोहन रॉय जी की बात करें तो इन्होंने 1815 में, या 1415 कहते हैं, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, और ये ईयरली रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट करने की बात करी। जैसे कि आप जानते हो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है 2 तरीके से क्लासिफाइड हैं, एक है रिफॉर्मिस्ट, दूसरे हैं रिवाइवलिस्ट। जैसे आर्य समाज रिवाइवलिस्ट है ना, कंप्लीट चेंज की बात करता है। बट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या है, जो सुधार की बात करते हैं। जैसे जो राजा राम मोहन रॉय जी की स्थापनाएं हैं, स्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो रिफॉर्मिस्ट तरह की देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मो समाज या आत्मीय सभा। तो हमने सारा कुछ मैच कर लिया यहाँ पे। ये 4 होगा, 3 होगा, देन 2, देन 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। ये भी हमने पढ़ा है दोस्तों, सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है ना। जैसे आप देखो तो ये कई बार लिटरेरी वर्क ही पूछ लेते हैं आए दिन। रिसेंटली सिविल सर्विस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, माउंटेन पीक है और कंट्री के साथ मैच करना है। तो ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है स्टेट पीसेस में, खास तौर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास में, 1-2 सवाल मैंने लिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो किलिमंजारो है, माउंट मैकिनली है, एल्ब्रूज है, अकांकागुआ है। तो माउंट एल्ब्रूज जो है ये एशिया नहीं बल्कि यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो सी गलत है, तो सी के साथ हम जाएंगे। किलिमंजारो अफ्रीका का है डेफिनेटली, मैकिनली नॉर्थ अमेरिका, अकांकागुआ साउथ अमेरिका। तो ये मेजर वाले हैं, ये अब ध्यान रखना। और आप कमेंट करके बताना अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक क्या है। ये रिसेंटली पूछा गया था सीडीएस में। ओके, तो एल्ब्रूज, कुक और मैकिनली। तो एल्ब्रूज अभी हमने पढ़ा कि जो माउंट एल्ब्रूज है ये एशिया का माउंट एल्ब्रूज जो है ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है ना। तो यूरोप का है, यानी ये रसिया के साथ मैच होगा। तो ए जाएगा 4 के साथ, 4 के साथ जाएगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। देन माउंट कुक है मैकिनली हमने पढ़ा कि नॉर्थ अमेरिका का, तो ये 2 के साथ मैच होगा। यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो डी बनता है। ठीक है, तो माउंट एल्ब्रूज जो है ये ईरान में है, और जो माउंट कुक है ये न्यूजीलैंड है। तो सही आंसर है 4, देन 3, फिर 1, फिर 2। 4, 3, 1, 2 इज द करेक्ट मैच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, माउंट एल्ब्रूज जो है ये रसिया में, देन एल्ब्रूज जो है ये ईरान में, दोनों में थोड़ा फर्क है। देन माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड में, और मैकिनली यूएसए में। तो एलिमिनेशन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट और लास्ट वाले पता हैं तो। नेक्स्ट ये देखिए, ज्वाइंट सिटिंग पे तो कोई ऐसा पेपर नहीं जहाँ पे पॉलिटी आती हो और ज्वाइंट सिटिंग पे क्वेश्चन ना आए ना। अलग से मैंने वीडियो बना दी, इसलिए मैं इसके POQs नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अलग से डिस्कस किए हैं, है ना। तो इसमें पहला कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग अप्लाइज टू ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल्स। जॉइंट सिटिंग इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट राज्यसभा। इफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर एब्सेंट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड्स ओवर द सिटिंग। तो इसमें पहला जो कह रहे हैं जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए आ जाती है, यही बात गलत है। मनी बिल के लिए कहाँ जॉइंट सिटिंग होती है
है ना। आर्टिकल 108 में कहा गया है कि जॉइंट सिटिंग की बात तब होगी जब अदर देन मनी बिल होगा, तो डेफिनेटली ये गलत है, ये आप हटा दो, ये हट गया, ये हट गया। देन 2 और 3 में से बस थर्ड चेक करना है। इसमें कह रहे हैं अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है तो देखिए क्या ऑर्डर होता है। अगर जॉइंट सिटिंग में सबसे पहले स्पीकर प्रिजाइड करते हैं लोकसभा के, वो अगर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। देन अगर वो भी मौजूद नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन करेंगे। ये वाली खास बात यहाँ पे देखने को मिलती है ना, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस वजह से वो नहीं इंक्लूडेड होते हैं इस चीज़ में। तो ये तीसरा हट जाता है और तीसरा हट जाता है तो आंसर होता है A only 2। सिर्फ पहला जो है वो सिर्फ दूसरा जो है ये सही है, पहला और तीसरा गलत है। बेहद आसान सवाल है ये, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। स्पीकर पहले प्रिजाइड करते हैं, देन डिप्टी स्पीकर, देन अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, अगर वो भी ना हो तो पर्सन डिटरमाइंड एज पर दी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राइन रिवर के बारे में पूछा गया, करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहा है इंपॉर्टेंट पाथवे है फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन वेस्टर्न जर्मनी। दूसरा कह रहा है पोर्ट ऑफ रोटरडम राइन रिवर के माउथ में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये है मैप, अगर ये आप ध्यान से देखो जर्मनी को, ये है जर्मनी, इसके वेस्टर्न पार्ट में ये राइन रिवर देखने को मिल रहा है ना। तो ये वेस्टर्न पार्ट में जो वेस्टर्न जर्मनी है उनके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस है ये, और ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट या नेविगेशन रूट है फॉर जर्मन इंडस्ट्रीज़ का। जो रूर रीजन है ना, रूर रीजन, उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पहला सही है। दूसरा कह रहा है पोर्ट ऑफ रोटरडम इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर, ये भी सही है, रोटरडम राइन में ही लाइज करता है, तो इस हिसाब से दूसरा सही है। आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ 1 और 2। ये क्वेश्चन आप देखो, रिवर राइन के बारे में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पाथवे है नॉर्दर्न जर्मनी, नॉर्दर्न नहीं वेस्टर्न जर्मनी, तो इस हिसाब से पहला गलत हो जाता है, या हटा दो। दूसरा कह रहे हैं पोर्ट ऑफ रोटरडम इज लोकेटेड माउथ ऑफ राइन, ये सही है, तो आंसर होगा B2 ओनली। तो CDS 2 2024 में पूछा गया। देन ये आप देखो RO में भी 2024 में पूछा गया, तो आप देख सकते हो किस हिसाब से PYQs का रेपिटेशन होता है। कह रहे हैं नॉर्दर्न जर्मनी, तो ये भी गलत हो जाता है, लोकेट द माउथ ऑफ राइन रिवर, तो आंसर है D ओनली 2 है ना, मतलब पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है, तो D होगा यहाँ पे ओनली 2। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जहाँ पे वो PYQs को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस टू। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरकी के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। डायरकी को कहते हैं द्वैध शासन, कई बार हमने ये डिस्कस किया है। जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने एक्ट्स को डिस्कस किया है, जितने भी मेजर एक्ट्स थे उनमें भी हमने ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सही आंसर है मॉन्टेग्यू के ऑक्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। डायरकी में से द्वैध शासन है ना, वैसे ये 2 बार 19 आता है, इस तरीके से हम इसे याद करते हैं। वैसे तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई, इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या है, जो गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वगैरह एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे पुलिस, जस्टिस वगैरह, लैंड रेवेन्यू। और ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से हैं, तो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये चीज़ें आती हैं। तो इस हिसाब से डायरकी कहलाता है, क्योंकि 2 अथॉरिटीज़ ऑपरेट करती हैं विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 368 के बारे में पूछा जा रहा है, अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। पहला कह रहे हैं जो अमेंडमेंट के लिए बिल लाया जाएगा ये ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शुरू हो सकता है और द स्टेट लेजिस्लेचर, इनफैक्ट स्टेट लेजिस्लेचर में भी अमेंडमेंट के लिए बिल लाया जा सकता है। और इसमें दूसरा कह रहा है जो प्रेसिडेंट हैं इन्हें मस्ट एसेंट देना ही होगा अमेंडमेंट बिल को, और वो विदहोल्ड या रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहे हैं अमेंडमेंट जो अफेक्ट करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को, इनमें रेटिफिकेशन लगती है बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय स्पेशल मेजोरिटी। दोस्तों जो अमेंडमेंट के लिए बिल लाया जाता है ना, ये ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये बात सही है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता। इसका रीज़न भी है, आप समझ सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर लाने की परमिशन होगी तो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात है, ये तो हर स्टेट में अगर बिल लाया जाने लगा तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेचर में लाने की बात नहीं देखने को मिलती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला क्या है, पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं प्रेसिडेंट को असेंट देना होगा और ये रोक के नहीं रख सकते हैं, रिटर्न नहीं कर, ये बात सही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो बिल है जब प्रेसिडेंट को प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें असेंट देना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उन्हें पहले ही पूछ लिया जाता है ना।
तो प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्कशन नहीं, कोई विवेकी शक्तियाँ नहीं है इस केस में कि वो असेंट को विदहोल्ड कर दें या फिर रिटर्न कर दें, ये वाली बातें नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। नॉर्मल बिल के केस में डेफिनेटली प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं, बट अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं। तीसरा कह रहे हैं अमेंडमेंट जो अफेक्ट करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को, इसमें मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट की रिक्वायरमेंट लगती है। ये तीसरा क्या सही है? अच्छा, ये दूसरा तो सही हुआ ना, क्योंकि मस्ट गिव हिज एसेंट की बात कर रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है उनमें मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की बात लगती है। ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि सर्टेन प्रोविजंस जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं इनमें एटलीस्ट, यहाँ पे देखो मोर देन हाफ कह रहे हैं, नहीं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट लगती है। बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, है ना, मतलब 50% एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। रेटिफिकेशन कितनी लगी? 50% एटलीस्ट होना चाहिए, नॉट मोर देन हाफ। और यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी कह रहे हैं ये भी गलत है, स्पेशल नहीं सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो दो बातें गलत है एक ही स्टेटमेंट में। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ दूसरा सही है। आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 2। तो ये जो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट पे हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, बट ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, मतलब एटलीस्ट ये पॉलिटी वाले कुछ एक क्वेश्चन। देन आप ये नेक्स्ट देखिए, रिसीट टाइप और एग्जाम्पल आपको मैच करना है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट या नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो ये चीज़ मैंने आपको 16th लेक्चर में, इकोनॉमी 16 जो हमने डिस्कस किया था 16th लेक्चर बैच का, उसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजटिंग के टाइम पे कि दो तरह के यहाँ पे चीज़ें हम समझते हैं, एक रिसीट, दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब प्राप्ति, ये भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। बहुत आसान भाषा मैंने समझाया था दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें कोई लॉस नहीं होता और वो रिटर्न भी नहीं करना है ना। चालान वगैरह का एग्जाम्पल हमने देखा था। अब आपका एक बार चालान कट गया तो वो रिटर्न तो होगा नहीं, तो इस तरह की बातें हमने समझी थी। देन कैपिटल रिसीट भी हमने समझा था, फिर एक्सपेंडिचर हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने सिंपल पूछा है आपसे कि टैक्स रेवेन्यू क्या है, तो यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है कि टैक्स रेवेन्यू कॉरपोरेशन टैक्स के अंदर आएगा, क्योंकि वो मनी जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती हैं उन्हें हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, है ना। तो ये 3 के साथ मैच होगा। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। टैक्स के अलावा भी तो गवर्नमेंट के पास और भी पैसे आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, जिसमें फीस, फाइन वगैरह है। देन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। तो इनमें क्या है ना, एक कैपिटल रिसीट या तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी या गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करेगी। जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है वो लायबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए, जैसे मार्केट की बोरोइंग, ट्रेजरी बिल या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिए गए हैं, राइट। तो ये C4 के साथ मैच होगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या है? यहाँ पे ये लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रही। जैसे अगर पुराने लोन्स की रिकवरी है या डिसइन्वेस्टमेंट है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट इक्विटी या एसेट्स वगैरह सेल किए जा रहे हैं, तो ये कोई रीपेमेंट लायबिलिटी तो है नहीं, तो इस वजह से ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तो डी मैच होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे आंसर है सबसे पहले कौन सा है? 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1, 3, 2, 4, 1। तो एक भी बस आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन इजी है क्योंकि बस आप टैक्स रेवेन्यू को मैच करोगे कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ और आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि बस एक में ही 3 दे रखा है इन्होंने। समझ आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई गेस ये वाला लेक्चर हमने बहुत जगहों पे डिस्कस किया है, ये वाली बातें कई बार, है ना। और ये रिसीट टाइप हैं और इसके एग्जांपल्स थे जो हमने मैच करे। इस पेपर में और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो इसके शानदार क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।